नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का कंप्यूटर की इस दुनिया में स्वागत करता हूं। फंडामेंटल कंप्यूटर की हमारी एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम लोगों को चर्चा करनी है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जनरल सवाल, साधारण एग्जाम, या मैं कहूं आप जहां भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करते हैं वहां पर ये प्रश्न, ये बातचीत आराम से आप लोगों से की जाती है। आपसे पूछा जाता है कि आप जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कौन सी कैटेगरी का कंप्यूटर है, वो कौन सी कैटेगरी में शामिल होता है, वह कौन से भाग में शामिल होता है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं वहां पर कौन सा कंप्यूटर काम में लिया जाता है, आपको ये कहा जाए कि आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं वहां पर जो कंप्यूटर होता है उसे हम कौन सी कैटेगरी में शामिल करते हैं। आप बाहर देखते हैं बिल डेस्क पर बिल काटा जाता है, वहां पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो कौन सी कैटेगरी का कंप्यूटर होता है। ये सारी बातचीत आपसे वहां की जाती है। इसे हम जनरल भाषा में कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर का ज्ञान होना। तो चलिए हम कहते हैं एक ऐसे सिग्नल होते हैं जो इस हिसाब से चलते, कंटिन्यू सिग्नल जिन्हें हम बोलते हैं, उन सिग्नल को हम लोग कहते हैं एनालॉग। तो दोस्तों ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पर काम करता हो, एनालॉग सिग्नल पर आधारित हो, उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, एनालॉग कहते हैं। और ऐसा कंप्यूटर जो नॉन कंटिन्यू ऐसे वाले सिग्नल पर काम करता हो उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब आप ये कहेंगे सर कि जो दोनों सिग्नल पर काम करता है उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहेंगे, तो जो दोनों सिग्नल पर काम करता होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड। जो केवल एनालॉग पर काम करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जो डिजिटल एनालॉग दोनों पे काम कर सकता है उसे हाइब्रिड कहते हैं, और जो केवल डिजिटल सिग्नल पर ही काम करता है उसे हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की इस दुनिया में हमने शुरुआत की है, हमने बातचीत की आज कंप्यूटर के प्रकार की। तो 3 प्रकार के हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर आप कहेंगे सर एनालॉग कंप्यूटर के आगे कोई प्रकार होते हैं क्या? नहीं। डिजिटल कंप्यूटर के आगे कोई प्रकार होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है वो भी हम विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। कौन से कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख लो, यहां से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन से सिग्नल एनालॉग होते हैं और कौन से डिजिटल। ये जो सिग्नल दिखा रहे हैं इन्हें हम एनालॉग सिग्नल का नाम देते हैं, और जो नीचे चल रहे हैं टाइम के अनुसार चेंज हो रहे हैं उन्हें हम डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। अब देखो थोड़ी बहुत बातचीत यहां से समझेंगे। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अगर मैं कहूं जो एनालॉग इनपुट लेता है, एनालॉग सिग्नल इनपुट लेता है, जो क्या इनपुट लेता है, एनालॉग सिग्नल इनपुट लेता है और एनालॉग ही आउटपुट देता है, उसे हम कौन से कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एक और बात मैं बताऊं, जो आपका दाब, प्रेशर, ताप, टेम्परेचर आदि पर कार्य करता है। एक उदाहरण के तौर पर एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है थर्मोमीटर, एक अगर मैं बात करूं कि जो पेट्रोल पंप पर काम आ रहा है, जो पेट्रोल मापने का काम करता है, पेट्रोल पंप पर जो उपयोगी होता है उसे भी हम एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। पूछ लेते हैं कि जो पेट्रोल पंप पर काम आ रहा है उस प्रिंटर को हम उस कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे उस कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रहा है जो हम कह रहे हैं? बिल्कुल सर, अच्छे से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, वो कुछ बातें अंग्रेजी में भी यहां दिखा देते हैं हम लोग, देख लो। एनालॉग कंप्यूटर डज नॉट कैलकुलेट डेटा बट इट डायरेक्टली वर्क ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। ये सीधा भौतिक जो माप होता है उस पर काम करते हैं, दाब या प्रेशर पर काम करते हैं, हमने बता दिया। एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूअस सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो ऐसे वाले होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। अब देखो, प्रथम भारतीय कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर था उसे हम कहते हैं सिद्धार्थ। भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों ये एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर था।
सिद्धार्थ कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, तो ये भारत का निर्मित या भारत का एक कंप्यूटर था जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये कहां पर लगाया गया था, सवाल पूछा जाता है तो आप कहेंगे 1953 यानी 1953 में इसे कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में लगाया गया। विभाग में लगाया गया। ठीक है मेरी बात। इस वाले पार्ट में हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी थी, ज्यादा नहीं देखना था, सिंपल कहानी को समझना था। जो स्क्रीन पर हमें दिखाई दी हमने उसके अकॉर्डिंग समझकर आपको जवाब दे दिया, आपको प्रति उत्तर दे दिया। चलिए एनालॉग कंप्यूटर क्लियर हुआ। जो ताप दाब प्रेशर पर काम करता है, फिजिकल क्वांटिटी पे काम करता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग सिग्नल को ही इनपुट में लेगा और एनालॉग को ही क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है मेरी बात। एनालॉग कंप्यूटर के बाद दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे कौन से कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर की। दोस्तों जो पर्सनल कंप्यूटर हम इस्तेमाल में लेते हैं वो एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है मेरी बात। जो इस समय हम उपयोग में लेते हैं उस कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर वर्क अपॉन डेटा, वो डेटा इनपुट लेते हैं। डेटा में क्या क्या चीजें आती है सर, डेटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर डेटा एक रो मटेरियल होता है। डेटा क्या होता है, रो मटेरियल होता है। साथ ही साथ अगर कहूं डेटा आपका मीनिंगलेस होता है। डेटा आपका क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक डेटा पर क्या नहीं हो जाए, प्रोसेस नहीं हो जाए। डेटा मीनिंगफुल कब बनता है, जब डेटा पर क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। अच्छा, मीनिंगफुल डेटा जो होता है उसे हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। यानी हमारा कंप्यूटर डेटा पर प्रोसेस करने के बाद उसका मीनिंगफुल जो डेटा हमें बताता है या आउटपुट देता है उसे हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। यानी डेटा पर फर्दर प्रोसेस करने के बाद वो एक नए स्ट्रक्चर में आ जाता है, नए रूप में आ जाता है, उसे हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ठीक है मेरी बात यहां तक। यस, डिजिटल सिग्नल पर काम करता है और डिजिटल सिग्नल आपके डिसकंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। या मैं कहूं ये कौन से सिग्नल पर काम करता है, बाइनरी। डिजिटल को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसे एक और नाम से जान सकते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा में केवल और केवल क्या होता है, आप कहेंगे सर मशीनी भाषा में केवल और केवल 0 और 1 होता है। यानी ये कंप्यूटर केवल 0-1 पर ही काम करने वाले कंप्यूटर या 0-1 पर काम करने वाली मशीन होते हैं। ठीक है बात यहां तक। चलिए अब कुछ प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। वास्तव में इन डिजिटल कंप्यूटर का जिक्र करें तो सबसे पहले हम कहेंगे सर जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। स्क्रीन से देखें और बात करें डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। ये कौन से कंप्यूटर के प्रकार बता रहा हूं मैं आपको, डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार बता रहा हूं। एक नंबर पे, पहले नंबर पे हम ऐसा कह सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एक नंबर पे, 2 नंबर पे मेन फ्रेम, 3 पर मिनी और 4 नंबर पे कौन से है, माइक्रो कंप्यूटर है। अब आप ये कहेंगे सर सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, अब आप ये कहेंगे सर माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे गोद में रखकर, जेब में रखकर आराम से लटक मटक के चल सकते हैं, उन कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सो के भी इस्तेमाल कर ले, रो के भी इस्तेमाल कर ले, ऐसे वाले कंप्यूटर को अच्छे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। एक और जनरल सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरी भी इच्छा हुई थी कि मैं सुपर कंप्यूटर बनाऊं, लेकिन एक रजनीकांत की फिल्म आई रोबोट्स वाली, उस फिल्म को देखकर मैंने वो विचार त्याग दिया। क्यों त्याग दिया भाई, उसको मुश्किल से वो मिली थी ऐश्वर्या, वो ले गया वो रोबो। भाई मुझे तो 30-28 में जाके मिली है, अगर उसे भी रोबो ले जाएगा तो पार नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर मैंने सुपर कंप्यूटर बनाने का ख्याल मन से निकाल दिया। आप भी सोच रहे होंगे कोई कंप्यूटर बनाने की, कोई आविष्कार करने की। दोस्तों आविष्कार जब भी कुछ होता है
तो उसके ड्रॉबैक भी आते हैं और उसके फायदे भी आते हैं। जब कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर का उपयोग किया गया, तो कंप्यूटर का उपयोग कैलकुलेशन करने के डिवाइस के रूप में किया गया, लेकिन हम इस मशीन का इस्तेमाल बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। धीरे धीरे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होता है उसको हम सुपर कंप्यूटर का नाम देते हैं। उससे कम पावर वाला जो कंप्यूटर होता है उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम देते हैं। उससे कम पावर वाला मिनी कंप्यूटर होता है, और हम जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं सबसे सस्ता, आकार में सबसे छोटा, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इन सभी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, सिलिकॉन चिप लगी होती है जो अलग अलग प्रोसेस का काम करती है। इन बाकी ऊपर वाले तीनों कंप्यूटर में तो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें जनरली एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम लगी होती है, और जितना अच्छा रैम और जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर इस माइक्रो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, उतना ही ये कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक रहता है या फायदेमंद रहता है। चलिए दोस्तों, इस सेक्शन में हम इन चारों पार्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से सुपर कंप्यूटर जिनका हम इस्तेमाल करते हैं या जिनके बारे में हम जानते हैं। अगर आपसे पूछिए कि सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है, सिंपल भाषा में बात करें, या सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आप कहेंगे सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सेमूर क्रे को कहा जाता है। इस सवाल के साथ एक और लाइन में जोड़ देता हूं, क्या कह रहा हूं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। अब ये तो दुनिया में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार करने वाला था, पूरी दुनिया को इसने सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक क्या सेमूर क्रे को कहा जाता है क्या? नहीं सर, ये तो नाम से ही भारतीय नहीं लगता। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय, अगला वर्ड है पी और अगला वर्ड है भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जिस व्यक्ति को कहा जाता है उसका नाम क्या है, विजय पी भाटकर। यानी इस विजय पी भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर, इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 600 यानी 6600 अमेरिका में बना। तो इसके साथ में अगर मैं जोड़ दूं भारतीय भी बता दो भैया। सबसे पहला दुनिया का तो आपने ये बताया, लेकिन भारत का कौन सा है, तो भारत का है दोस्तों परम 8000। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसे हम कहते हैं परम 8000। 1991 में इसे बनाया गया और बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, सीडेक। सीडेक द्वारा उसे 1991 में विकसित किया गया। अब आपसे पूछे कि सीडेक क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग इन इंडिया, ये पुणे में स्थित है। ठीक है मेरी बात, ये भारत की सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रही है। इस समय दुनिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो फुजात्सु फुगाकू जापान का है, जिसे 2020 में बनाया गया है। अगर इसी के साथ मैं जोड़ूं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अभी भारत ने विकसित किया है, इसे हम कहते हैं, अभी भारत में विकसित किया गया है, इसे हम कहते हैं परम सिद्धि। परम सिद्धि इस समय भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब देखो, इस फुगाकू फुजात्सु से IBM का सुमित कंप्यूटर है वो सेकंड नंबर पे है। उसके बाद IBM की एक और सीरीज चल रही है, फिर सनवे, तुहाउ नाइट, वैक्सी चाइना का है। एक परम सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित हुए हैं। क्रे 1 क्रे 2 का निर्माण 1978 में हुआ, और इसी वजह से इस सेमूर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। याद रखने वाली बात है कि सुपर कंप्यूटर की गति को मापने की यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो CDC 6600। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम बताएंगे। कब विकसित हुआ, 1991 में। विकसित करने वाली कंपनी का नाम पूछे तो क्या बताओगे, सीडेक। चलिए, ये परम की भी कहानी है। परम विकसित इस कारण से हुआ क्योंकि अमेरिका ने भारत को अपने क्रे कंप्यूटर के पार्ट देने से मना कर दिया। पहले तो दोनों की दोस्ती थी, तो आपस में कम्युनिकेशन चल रहा था, फिर अचानक अमेरिका बोलता है कि नहीं
भाई भारत वालों मजे करो, हम आपको कुछ नहीं देंगे, तो भारतीयों के मन में बात जग गई, क्योंकि अपन हिंदुस्तानी इसी प्रकार के लोग हैं। फिर इन्होंने यानी भारत के लोगों ने, अपन लोगों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बना दी जिससे अमेरिका भी चकाचौंध रह गया। वो था हमारा सुपर कंप्यूटर परम, पैरेलल मशीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन उतनी गति से वो हमारा सुपर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ये करता है जितनी गति से अमेरिकी सुपर कंप्यूटर काम करते। लेकिन फिर भी हमने हमारा जुगाड़ हमारे हिसाब से तो सेट कर लिया है। बात समझ आई? ये सर थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर की क्रे सीरीज है, उनको 1978 में विकसित किया गया। यहां से हमें दो बातें लेकर चलनी है। एक, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पी भाटकर, दुनिया में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तैमूर क्रे को कहा जाता है। फिर तीसरी बात, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम, अच्छा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो फुजात्सु फुगाकू जापान 2020 में बना, और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो आप कहेंगे परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब गुरुजी सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, इनके बारे में बात करो तो थोड़ा आगे चलकर इनके बारे में बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, कुछ बातें हम लोगों को बताई जा रही है। ये परम की सीरीज है। परम 8000 1991 में विकसित किया गया था, सीडेक ने किया था। परम शिवांक 2016 में विकसित किया गया, इसकी 3.8 टेराफ्लोप कैपेसिटी थी। और परम ईशान विकसित हुआ 2016 के सितंबर में, इसमें टेराबाइट्स 300 टेराबाइट कैपेसिटी थी। इसे भी सीडेक और IIT गुवाहाटी के बेस पे बनाया गया। दोस्तों भारत ने दो सुपर कंप्यूटर विकसित किए थे, IIT मुंबई और IIT मद्रास के साथ मिलकर। एक था प्रत्यूष, एक था मेयर। 2018 में उनका इस्तेमाल हुआ था। वो अपने समय में दोनों बराबर गति से काम करने वाले कंप्यूटर थे, और वो भी भारत के 13 सुपर कंप्यूटर में शामिल थे। भारत के पास अनुराग नाम का सुपर कंप्यूटर है, भारत के पास परम, प्रत्यूष और महिर नाम के सुपर कंप्यूटर है, जो अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इस समय भारत ने जो विकसित किया है, सबसे नया जो सुपर कंप्यूटर भारत बना चुका है, उसका नाम है दोस्तों परम सिद्धि। क्या नाम है? उसका नाम है परम सिद्धि। ठीक है, मैं ये भारत का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ रहा हूं, बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सुपर कंप्यूटर की ही चर्चा चल रही है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ तथ्य है जो आप लोग स्क्रीन पर आ गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो कंप्यूटर का एग्जाम जो होता है ना, वो इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में ज्यादा बात इसके बारे में नहीं की जाती है। सुपर कंप्यूटर आकार में काफी बड़े होते हैं, तो बिगेस्ट इन साइज मैं क्या कहूं, आकार में बड़े, आकार में लार्ज। ठीक है मेरी बात? आप कहोगे सर कैसे? आपने एक मूवी देखी होगी मिशन मंगल, अक्षय कुमार वाली, उसमें वो एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा था। वहां पर ऐसी जगहों पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। गुरुजी मुझे सुपर कंप्यूटर मिल जाए तो क्या करूं? अरे मुझे मिल जाए तो मैं तो व्हाट्सएप चलाता हूं, तो व्हाट्सएप चलाऊंगा। सर आपकी क्लास सुपर कंप्यूटर में देख सकते हैं क्या? अरे भाई जब सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा तो हमें क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, हम सुरक्षा संबंधित रिसर्च कर सकते हैं, हम कंप्यूटर साइंस में रिसर्च कर सकते हैं, प्लस हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है, कितनी बारिश होगी, ये सारी बातें हम सुपर कंप्यूटर की सहायता से ही करते हैं। तो एक देश के लिए सुपर कंप्यूटर का अधिक महत्व है। दोस्तों भारत के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि देश और दुनिया की ताकत आने वाले समय में उसकी सेना से नहीं मापी जाएगी, उसकी IT इंफॉर्मेशन तकनीकी से मापी जाएगी। यानी जिस देश में IT जितना सुदृढ़ होगा, विकसित होगा, वो देश उतना ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस समय हर चीज डेटा पे कंट्रोल हो रही है। अगर डेटा आपने नियंत्रित कर लिया, डेटा आपने कैप्चर कर लिया, उसके बाद आप हर काम को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है मेरी बात? चलिए क्या कह रहे हैं, द पावरफुल प्रोसेसिंग इन एंड मेमोरी, सबसे शक्तिशाली होते हैं। क्या कह सकते हैं? पावरफुल होते हैं, मतलब ये शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सली हो गया, साली कर दो।
अच्छा, अपन ने कहा कि इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा होती है और स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। 100% शुद्धता, गलती के कोई भी चांसेस इसमें नहीं होते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव, भैया एक सुपर कंप्यूटर को बनाने में लगभग 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 300-400 करोड़ भी नहीं कह सकता मैं, 300-400 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतने सारे पैसे एक सुपर कंप्यूटर को बनाने में लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक सुपर कंप्यूटर बनाने का ट्राई किया, लेकिन वो असफल हो गया। लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपए उसने मिट्टी में डाल दिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सपोर्ट मेनी यूजर एट ए टाइम, बहुत सारे यूजर इसमें अलग अलग काम कर सकते हैं। मैंने जैसे ही कहा आपको कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से अलग अलग यूजर से अपने आप काम करवा लेते हैं। ठीक है, मेरी बात यहां तक। चलिए, मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, सुरक्षा सेंटर में कंट्रोलिंग, जो अपन कहते हैं परमाणु या अणु की जो चीजें होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, परम, क्रे, XMP, NEC, CDC, ये सभी के सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कई बार आपसे पूछ ले कि सुपर कंप्यूटर सामान्यतः क्या काम करता है, तो आप सीधा कह देंगे कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए सुपर कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप ऐसा कह सकते हैं भूकंप की, अर्थक्वेक की जानकारी देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या कम्युनिकेशन चैनल में संचार करने के लिए भी आजकल सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लग गया है। अंतरिक्ष में कोई डेटा भेजना है, वहां से कोई डेटा लेकर आना है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, उन सभी जगह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुपर कंप्यूटर उत्तरदायी होता है, क्योंकि ये सबसे तेज और मेमोरी में काफी अधिक बड़ा होता है। दोस्तों, इससे थोड़ा सा आकार में छोटा होता है, लेकिन पावर इससे आधे से भी कम होती है। उस कंप्यूटर को हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों, अगर कोई पूछे कि सुपर कंप्यूटर क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति यूज करता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर, सुपर कंप्यूटर प्राइवेट व्यक्ति यूज नहीं करता है। सुपर कंप्यूटर किसी कंपनी के या किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं होता, इसे गवर्नमेंट द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया प्रोडक्ट है ये। अगला क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये प्राइवेट हो सकते हैं। एक बिजनेसमैन जो है, एक जो आईटी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, वो अपने लिए सुपर कंप्यूटर नहीं खरीद सकती। वो कौन से कंप्यूटर खरीद सकती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीद सकती है। तो हम कह सकते हैं ये सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है, सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है, सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है, कम शक्तिशाली यानी पावरफुल। इसका यूज कहां पर किया जाता है, दे हैव ग्रेट प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर। इनमें मिनी कंप्यूटर के मुकाबले तो ज्यादा पावर होता है, सुपर कंप्यूटर के मुकाबले पावर क्या होता है, कम होता है। मल्टीपल यूजर्स, एक से ज्यादा उपयोगकर्ता एक समय पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक बड़ी कंपनी हो गई, कोई बीमा कंपनी हो गई, कोई आईटी कंपनी हो गई, कोई गूगल, फेसबुक जैसी कंपनी हो गई, इन कंप्यूटर को ठंडे स्थान पर लगाया जाता है, क्योंकि इन कंप्यूटर को एयर कंडीशन यानी एसी की आवश्यकता होती है। ठीक है मेरी बात। दे आर जनरली यूज्ड इन रेलवे रिजर्वेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें काम में लिया जाता है। IBM 4300, IBM 4381, UX 8842, ये सभी के सभी आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है मेरी बात। अच्छा, इसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास है मिनी कंप्यूटर। कौन से हैं, मिनी कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है कि जो आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं, उन्हें हम मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ज्यादातर मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटी कंपनियां, जो जनरल कंपनियां होती है, वो अपने सर्वर कंप्यूटर के रूप में करती है। छोटी कंपनियां जो होती है वो इसका इस्तेमाल किसके रूप में करती है, तो आप कहेंगे सर सर्वर कंप्यूटर के रूप में करती है। इसलिए हम इन कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं, क्या कह सकते हैं, हम मिनी कंप्यूटर। देखो कुछ बातें बता रहे हैं, ये साइज में मीडियम होते हैं, यानी उन दोनों के मुकाबले इनकी साइज क्या होती है, कम होती है, छोटी होती है। दे आर मोस्ट पावरफुल, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले तो काफी तेज होते हैं, काफी महंगे भी होते
होते हैं क्योंकि इसमें भी मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। भाई जहां पर प्रोसेसर एक से ज्यादा होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है उनमें तो खर्चा ज्यादा ही लगेगा। भाई यही तो बात हम कर रहे हैं, यही हम बता रहे हैं। चलिए, दे हैव मोर देन वन सीपीयू। वन सीपीयू की जगह अगर मैं ये वर्ड यूज करूं कि इनके पास एक से ज्यादा क्या होता है, प्रोसेसर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक से अधिक क्या होता है, प्रोसेसर, जो किसका काम करते हैं, प्रोसेस करने का काम करते हैं। इसीलिए ये फास्ट होते हैं और महंगे होते हैं। दे जनरली यूज इन बिग ऑफिस, बैंक्स एटसेट्रा। ये बैंक में और बड़े ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कौन से कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर की। दोस्तों, जिन कंप्यूटर का हम जनरली इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आकार में काफी छोटे होते हैं, आकार में काफी तो क्या, बहुत अधिक छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज एंड लेस कॉस्टली। इनका खर्चा भी कम होता है और यूज होम एंड स्कूल, घरों और स्कूल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सीपीयू। इनमें केवल एक ही सीपीयू होता है और साथ के साथ कहें इसमें मेमोरी बाकी सबके कंपैरिजन में कम होती है और बाकी सबके कंपैरिजन में इनका जो पावर होता है, पैसा होता है, वो भी क्या होता है, कम होता है। सिंगल पर्सन कैन वर्क एट टाइम एट द गिवन टाइम। एक ही व्यक्ति इसमें काम कर सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति इसके साथ काम नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। कौन से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर अपने पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण है, देखो बोर्ड पर दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। ऐसे कंप्यूटर जिसे हम एक स्थान पर रखते हैं उन्हें हम कौन से कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। दे आर ऑपरेटेड बाय प्लेसिंग देम ऑन डेस्क और टेबल। यानी जिसे एक स्थान पर रखकर चलाया जाता है, जिसे एक स्थान पर रखकर चलाया जाता है, एक स्थान पर रखकर चलाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जिसे एक स्थान पर रखकर चलाया जाता है उसे हम कौन से कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। दे आर लॉन्गर इन साइज, ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। इट कंटेन सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। माउस का नाम भी चाहिए। देखो ये रहा हमारा, इधर जो दिख रहा है आपको मॉनिटर, ये रहा सीपीयू, ये रहा कीबोर्ड और ये रहा माउस। ठीक है मेरी बात, ये सभी चीजें होल्ड करते हैं, उन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्या हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या नहीं है, आसान नहीं है। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। आपसे पूछे कि पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसे कंप्यूटर जिसे हम एक स्थान से आसानी से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सभी लोग स्क्रीन पर देख लो, बात कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझने की। एक बार देखो, इसके बाद दूसरे नंबर पे होता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप का चित्र आपको दिख रहा है, जिससे हम आसानी से लैप यानी गोद में रखकर काम में ले सकते हैं। उन कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो क्या कहें, लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, प्लस ये पोर्टेबल होता है, प्लस इसे
बैग की तरह हम कैरी कर सकते हैं। प्लस ये कहे आकार में काफी अधिक छोटे होते हैं। डेस्कटॉप जो हमने अभी पढ़ा था, पीसी जो अभी हमने देखा था, उस पीसी के साथ में बैटरी नहीं होती, वो लाइट से ही चलता है। लेकिन इस लैपटॉप के साथ क्या होती है, बैटरी होती है, यानी अगर लाइट भी चली जाएगी तो इसके पास खुद का बैटरी बैकअप रहता है। कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, लैपटॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। ये सर बढ़िए, कोई समस्या नहीं है। अगला देखो, पोम टॉप कंप्यूटर, लगभग टैबलेट से थोड़ा बड़ा होता है, ये लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है। हम इन सभी कंप्यूटर को जब अब आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें हम जानते हैं पीडीए के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पीडीए। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से हम इस पीडीए को जानते हैं या मानते हैं। देखो यहां से हमने कहा कि दे आर स्मॉलर इन साइज ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप से आकार में छोटे वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, पोमटॉप कहते हैं। दे कैन बी ऑपरेट ऑन प्लम। दीज आर लाइट वेट एंड स्मॉलर इन साइज। इनका आकार छोटा होता है और वेट में भी क्या होते हैं, हल्के होते हैं। बैटरी इज यूज्ड टू प्रोवाइड द पावर। इसमें हमें चार्जर नहीं, बैटरी से काम करना होता है। द वर्किंग कैपेसिटी इज कंप्यूटर इज लेसर देन लैपटॉप। इनकी लैपटॉप से कम कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है। चलिए थोड़े से और देखते हैं आगे। ये सिंपल नाम है जिन्हें हम पीडीए भी कहते हैं। दोस्तों अपन नाम ले रहे हैं नोटबुक का। किसका नाम ले रहे हैं, नोटबुक का। नोटबुक कंप्यूटर सिमिलर to laptop computer, it can be operate on legs. These are easily movable from one place to other place. लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा होता है, दिखने में लगभग लैपटॉप जैसा ही होता है। हम इसे आराम से गोदी में रखकर चला सकते हैं, लेग पर रख के चला सकते हैं, टेबल पे रख के भी चला सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। इनके साथ हम कहें these computers CPU, कीबोर्ड, माउस आर टाइड टुगेदर। इसमें CPU भी, कीबोर्ड भी, माउस भी, सब कुछ इसी के अंदर होता है। इस लैपटॉप में होता है, अलग से आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। द वर्किंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ दीज आर लेसर देन लैपटॉप कंप्यूटर। इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो लैपटॉप की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है मेरे, इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो लैपटॉप की तुलना में क्या होती है, कम होती है। दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि हर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास लेता है और ऑनलाइन क्लास के नाम से घर वालों के खूब पैसे खर्च करवाता है। ऑनलाइन क्लास लेता है, ऑनलाइन क्लास के नाम से घर वालों की खूब सारे पैसे खर्च करवाता है। तो अगर ऑनलाइन के नाम से घर वालों की खूब पैसे खर्च करवाता है तो आप समझ लो कि वो विद्यार्थी घर वालों को बोलता है कि मुझे क्या दिला दो, टैबलेट दिखा दो। तो आप कहेंगे सर आजकल पढ़ाई के लिए एक मशीन का, एक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जो मोबाइल से बड़े होते हैं और जिसे हम अंगुली से टच करके क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, टैबलेट के नाम से जानते हैं। ये सभी टैबलेट या फैबलेट या हम कहें नोटबुक, ये सभी के सभी आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का हिस्सा होते हैं, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी कर सकते हो। चलिए आज के सेक्शन को ज्यादा लंबा नहीं खींचा मैंने, यहीं पर एंड कर रहा हूं। कौन से कंप्यूटर पे लाकर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको सर ये तो आपको लैपटॉप ही दिख रहा है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे हुआ? तो ऐसे ही दिखने वाले कंप्यूटर होते हैं हाइब्रिड, लेकिन इनकी वर्किंग इनसे डिफरेंट होती है। अगर वर्किंग की बात करूं तो इन कंप्यूटरों में एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर के गुण होते हैं, उनकी तरह कार्य करने की क्षमता होती है। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी भी यूनिट में आ सकते हैं। ये डिजिटल लेकर एनालॉग भी दे सकते हैं, एनालॉग लेकर डिजिटल भी दे सकते हैं और डिजिटल लेकर डिजिटल भी दे सकते हैं। ठीक है मेरी बात, आगे चलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है। रोगी के तापमान मापना, धड़कन नापना, रक्तचाप नापना, एनालॉग सिग्नल के रूप में इनपुट लेकर उन्हें कन्वर्ट करके देना। दोस्तों इस समय इस हाइब्रिड कंप्यूटर ने पूरी दुनिया बदल दी है। ये शादी से पहले, शादी के बाद, जन्म से पहले, जन्म के बाद अपने अंदर क्या बीमारी है, क्या गुण अवगुण है, ये सारी जानकारी इस कंप्यूटर से मिल जाती है। यानी हम कहें एमआरआई की मशीन, सोनोग्राफी की मशीन, सीटी स्कैन की मशीन, वो एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर ही है जो हमारी हर एक चीज को जानकर बता देता है। जनरली हम कहें चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑयल रिफाइनरी का जहाँ काम होता है वहां पर भी सबसे ज्यादा हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज के सेक्शन में इतनी ही बात हम लोग करेंगे। अगले सेक्शन में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।